शादी के बाद बहुओं का मायके जाना मना है। शाम के समय घर के आलीशान हॉल में पूरा परिवार एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहा होता है। वहीं बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। तभी पिंटू अपनी दादी से कहता है, दादी जी, आज मम्मी ने जो हलवा बनाया है ना, वो एकदम लाजवाब है। मुझे तो मजा ही आ गया खाकर। हाँ दादी, पिंटू भैया सही कह रहे हैं। मम्मी और चाची मिलकर जब रसोई में होती है तो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मेरे बच्चों को खाना पसंद आया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। भाभी, आप लोगों ने तो सच में भाई लोगों की किस्मत चमका दी है। इतना अच्छा खाना और इतना अच्छा स्वभाव सबको नहीं मिलता। अरे नताशा, इसमें हमारी क्या खूबी? ये तो आप सबका प्यार है जो हमें इतना अच्छा बना देता है। पल्लवी, तू जब से इस घर में आई है, समय का पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया और कब तूने सबको अपना बना लिया है। हाँ मम्मी जी, मैं हूँ ही ऐसी। मेरी मम्मी पापा और भैया भी मुझसे यही कहा करते थे कि तू जहाँ भी जाएगी सबको खुश रखेगी। पल्लवी की बात सुनकर अचानक से सुमन का चेहरा उतर जाता है। तभी आरती, क्या हुआ देवरानी जी, आपका चेहरा अचानक ऐसे क्यों उतर गया? कुछ नहीं जेठानी जी, बस ऐसे ही। इतना कहकर सुमन बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। तभी कैलाश कमरे में आकर सुमन से कहता है, तुम वहाँ से अचानक उठकर क्यों आ गई हो सुमन? सब लोग मस्ती कर रहे थे और तुमने रंग में भंग डाल दिया। आपको तो पता ही है कि मेरी माँ कितनी बुजुर्ग हो चुकी है। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मुझे बार बार याद कर बुला रही है, पर मुझे पता है कि मुझे वहाँ कोई जाने ही नहीं देगा। हाँ, तुम मायके नहीं जाओगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि इस घर की बहुएं मायके नहीं जा सकती। तभी पल्लवी, कविता, रीना और रामलाल सुमन और कैलाश के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। तभी पल्लवी, चाची जी, क्या हुआ? आप अचानक यहाँ क्यों आ गई? क्या कोई परेशानी है चाची? हमें बताइए ना। कुछ नहीं हुआ है, तुम सब लोग यहाँ से जाओ। वहीं पल्लवी और कविता के फोर्स करने पर सुमन कहती है, मुझे अपने मायके जाना है, मेरी माँ बीमार है। सुमन, तुम्हें पता है ना कि इस घर के उसूल क्या है? कोई मायके नहीं जाएगा। बहू, आरती सही कह रही है। इस घर की बहुएं मायके नहीं जाती, यही इस घर की मर्यादा है। पर पापा जी, ये कैसा नियम है? अभी तो सब मस्ती के मूड में थे, अचानक मायके का नाम सुनकर सब इतना भड़क क्यों गए? छोटी बहू, तू अभी नहीं है तो ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो कहा गया है उसे मान। घर के सभी बुजुर्गों के चेहरे सख्त हो जाते हैं और वहीं बहुओं के उदास। जिसके बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ऐसे ही रात होती है। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी पिंटू कहता है, मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही और आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? पापा, क्या मम्मी को किसी ने डांटा है? सब इतने चुप क्यों है? बच्चों, चुपचाप खाना खाओ, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। क्या बात है, आज सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? क्या खाना अच्छा नहीं बना? माँ जी, मुझे पता है कि बहुओं के चेहरे क्यों उतरे हैं। अच्छा, मुझे भी पता है कि बहुओं के उतरे हुए चेहरे कैसे खिलाने हैं, उन्हें कैसे खुश करना है। अरे कैसे? तुम ऐसा क्या करने वाले हो रामलाल? बहुत दिनों से हम लोग शॉपिंग पर नहीं गए हैं। कल हम सब बहुओं को शॉपिंग पर लेकर चलेंगे। पापा, आपको तो पता है कि आपकी बहुएं शॉपिंग का नाम सुनते ही खिल उठती हैं। उन्हें शॉपिंग करके बहुत खुशी मिलती है। बेटा, सिर्फ बहुएं ही नहीं, हर लड़की और हर औरत शॉपिंग करके खुश होती है। मम्मी जी, शॉपिंग से वो खुशी नहीं मिलती जो अपनों से मिलकर मिलती है। पल्लवी, अब एक शब्द भी और मत बोलना, खाना खाओ और सो जाओ। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन सुबह पूरा परिवार शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर घर के बाहर खड़ा हो जाता है। वहीं आरती घर के दरवाजे पर ताला लगा रही होती है। तभी पल्लवी कविता से कहती है, कविता दीदी, वो देखो ऊपर, हमारे घर के बाहर इतने सारे सीसीटीवी कैमरे क्यों लगे हैं? हाँ पल्लवी, लगे तो बहुत पहले से हैं। वाह, घर वालों को हमारी सिक्योरिटी का कितना कंसर्न है। सच में कितना ख्याल रखते हैं हमारा। देवरानी जी, ये कैमरे हमारी सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्पस से लगाए गए हैं। कौन सा पर्पस दीदी? मुझे समझ नहीं आया। समय आने पर सब समझ जाओगी, अभी बस जो हो रहा है उसे देखो। तभी रामलाल आवाज देते हुए कहता है, अरे बहुओं, आपस में बातें ही करती रहोगी या मार्केट भी चलोगी? गाड़ियां तैयार हैं। जिसके बाद सभी गाड़ियों में बैठकर शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। वहीं पूरा परिवार मॉल के अंदर खड़ा होता है। तभी रामलाल कहते हैं,
जिसे जो खरीदना है खरीद लो, आज कोई रोक टोक नहीं है। हाँ बहुओं, कंजूसी मत करना, अपनी पसंद की सारी चीजें खरीदना और प्राइस टैग की चिंता बिल्कुल मत करना। बहुओं, इसके बाद तुम्हें गहने भी खरीदने हैं। अरे वाह दादी, आज इतनी मेहरबानी किस लिए? अरे बहू, मैं अपनी जमा पूंजी अपनी छाती पर थोड़ी लेकर जाऊंगी, यही छोड़ कर जाऊंगी। अरे दादी, इतनी जल्दी आपको मरने नहीं देंगे। अभी तो आपको आपके परपोते की शादी वादी भी तो देखनी है। तुम लोग बातें ही करोगी या शॉपिंग भी शुरू करोगी? मॉल बंद होने का समय हो जाएगा। इतना सुन सभी लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं तीनों बहुएं अपने लिए सुंदर साड़ियां, चप्पलें और ज्वेलरी पसंद करती हैं। जिसके बाद सभी एक बड़े से होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं। वहीं खाना ऑर्डर करने के बाद समीर कहता है, यहाँ का खाना बहुत मशहूर है। इतना कहते ही थोड़ी देर में खाना आ जाता है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी पल्लवी कविता से कहती है, देखिए कविता दीदी, हमारे सास ससुर हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ देवरानी जी, प्यार तो बहुत करते हैं, हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं, बस एक चीज को छोड़कर। आप बार बार उसी तरफ इशारा क्यों कर रही हैं दीदी? पल्लवी के इतना कहते ही सभी खाना खत्म करके घर लौट आते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते एक महीना बीत जाता है और फिर एक शाम पल्लवी अपने कमरे में उदास बैठी होती है। ये देखकर आकाश, क्या हुआ पल्लवी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं आकाश, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। चलो ना मम्मी के घर चलते हैं, मेरा बहुत मन घबरा रहा है। नहीं, तुम मम्मी के यहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी, मैंने मना किया है ना। क्यों? तुम इस बात पर इतना भड़क क्यों रहे हो? सिर्फ मिलने ही तो जाना है। शादी के बाद इस घर की बहू का मायके जाना मना है और तुम भी नहीं जाओगी, यही आखिरी फैसला है, समझी ना? क्यों? इसका रीजन क्या है? आखिर मायके क्यों नहीं जा सकते इस घर की बहुएं? रीजन जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जितना कहा है बस उतना सुनो और कुछ नहीं। आकाश गुस्से में कमरे के बाहर चला जाता है। पल्लवी वहीं बैठकर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। पल्लवी गौर करती है कि ससुराल वाले हर चीज में बहुत अच्छे हैं, पर मायके का नाम आते ही पत्थर बन जाते हैं। और फिर एक दिन पिंटू अपनी माँ से कहता है, मम्मी सुनो ना, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, चलो ना नानी के घर चलते हैं। बेटा, इस घर में बात करना बेकार है, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तेरे दादी दादा जाने नहीं देते। वहीं उधर चिंटू अपनी माँ से, पर क्यों माँ? बगल के कमरे में चिंटू भी अपनी माँ रीना से अपने नाना घर जाने की जिद कर रहा होता है। मम्मी, मामा का फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि हम कब आ रहे हैं। चिंटू, तुम चुप क्यों नहीं होते? कितने बार कहा है कि अभी नहीं जा सकते? नहीं माँ, मुझे जाना है, प्लीज प्लीज। ठीक है बेटा, मैं तेरे दादा दादी से पूछ लूँ, फिर तुझे बताती हूँ। इतना कहकर कविता और रीना हॉल में आती हैं, जहाँ उनके ससुर, पति और दादा दादी सास बैठे होते हैं। बाबूजी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, वो नानी के घर जाना चाहते हैं। बहू, इतने दिनों से यहाँ रह रही हो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि शादी के बाद इस घर की बहू का मायके जाना मना है। मम्मी जी, बच्चे जाना चाहते हैं नानी के घर, मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? आखिर आप लोग हमें जाने क्यों नहीं देते? देखो बहू, बहस मत करो, बच्चों हो या तुम, कोई नहीं जाएगा। मैंने जितना कह दिया उतना मानो। पर कोई तो वजह होगी। कोई वजह नहीं है, इस घर की बहुएं मायके नहीं जाती हैं, बस बात खत्म। दोनों बहुएं रोती हुई वहां से चली जाती हैं। पल्लवी ये सब छुपकर सुन रही होती है। जिसके थोड़ी देर बाद पल्लवी किचन में जाती है, जहां कविता और रीना रोते हुए काम कर रही होती हैं। तभी पल्लवी उनसे कहती है, दीदी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, हमारा परिवार हमसे इतना प्यार करता है, फिर मायके जाने से क्यों रोकता है? पल्लवी, ये सवाल मेरे मन में भी है, उस दिन से है जिस दिन से मैं इस घर की दहलीज पर आई हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं तो अपने सगे भाई की शादी में भी नहीं जा पाई थी। पता नहीं क्या दुश्मनी है इन्हें हमारे मायके वालों से। कुछ तो राज है दीदी, हमें इस राज के बारे में मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। हमने बहुत बार कोशिश की है, पर जवाब में सिर्फ डांट मिलती है। कोई तो राज है जो घर वाले हमसे छुपा रहे हैं। मैं वो राज जानकर रहूंगी, चाहे मुझे कितनी भी डांट क्यों ना सुननी पड़े। बातें करते हुए तीनों बहुएं खाना बना लेती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगाकर परोस देती हैं। जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी रामलाल कहता है, अरे बहू, तुम तीनों एक दूसरे का मुंह क्यों देख रही हो और इतनी चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मम्मी जी, पापा जी, बहुत हो गया, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। कैसी बात बहू? मुझे यहाँ आए 3 महीने हो गए हैं, आपने एक बार भी मुझे मायके नहीं जाने दिया। चाची सास की माँ बीमार है, आपने उन्हें भी नहीं जाने दिया। आखिर क्यों? आखिर इस घर में शादी के बाद बहू का मायके जाना मना है, ऐसा क्यों? बहू,
तुम वो कारण जानने के लिए अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो। हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, समझे? पर दादाजी आप हमें कैद में क्यों रखते हैं? तुम्हें यहाँ रानी बनाकर रखा गया है, हर खुशी दी जाती है, फिर मायके की क्या जरूरत है? दादाजी आप तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे गाय को खूंटे से बांध दिया जाता है और उसे चारा पानी दे दिया जाता है। हम गाय नहीं है, आपकी बहुएं हैं। हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स है, हम अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं। ठीक है बहू, अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना ही है तो तुम उन्हें यहाँ बुला लो, पर तुम में से कोई मायके नहीं जाएगा। पर दादी बस यही आखिरी रियायत है, तुम चाहो तो भाइयों को भी बुला लो, पर कोई बाहर नहीं जाएगा। अगले कुछ दिनों में तीनों बहुओं के मायके वाले घर आते हैं और फिर पल्लवी अपनी माँ के साथ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही होती है। बेटी तेरे ससुराल वाले तुझे मायके क्यों नहीं आने देते? सब ठीक तो है ना? मम्मी मुझे नहीं पता, पर आप अपनी सुनाइए। भैया कैसे हैं? आप सबको मेरी याद आती है या नहीं? बहुत याद आती है बेटी, पर बेटी के ससुराल बार बार आना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम भी चुप थे। आज के जमाने में ऐसी बातें कौन मानता है मम्मी? वहीं दूसरे कमरे में रीना के माँ बाप भी यही चर्चा कर रहे होते हैं। आजकल के बच्चे नियम नहीं मानते, पर हमें तो मानना पड़ता है ना। माँ ये नियम किसने बनाए हैं और क्यों? शायद समाज के बड़े बुजुर्गों ने बनाए होंगे ताकि बेटी के मायके वाले उसके ससुराल में दखल अंदाजी ना करे और बेटी वहीं रच बस जाए। उधर चाची सास सुमन अपने कमरे में वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। माँ आप कैसी हो? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम मिलने क्यों नहीं आई? क्या बताऊँ माँ, ससुराल के नियम बहुत सख्त हैं। इस घर में शादी के बाद बहू का मायके जाना मना है। ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर शाम को छत पर रामलाल, आरती, कैलाश और दादा दादी इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते हैं। हमें कितना बुरा लगता है जब बहू हमसे ऐसे सवाल करती है। हमारी मजबूरी हम उन्हें कैसे बताएं? वो वजह ना जाने तो ही अच्छा है। हाँ, ये राज हमारे साथ ही दफन हो जाना चाहिए। कुछ दिन बाद बहुओं के मायके वाले चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पल्लवी के घर से फोन आता है। क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? बेटा तेरे भाई का बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, वो डिप्रेशन में चला गया है और 2 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है। क्या? भैया ने ऐसा क्यों किया? तू जल्दी आजा बेटी, सिर्फ तू ही उसे संभाल सकती है। मम्मी आप घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद पल्लवी बैग पैक करके हॉल में आती है। बहू कहाँ जा रही हो ये बैग लेकर? मम्मी जी मेरा भाई मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना होगा। तू यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी? आज नहीं मम्मी जी, आज मैं मायके जाकर रहूंगी। मेरे भाई की जान का सवाल है। बहू अगर तू आज मायके गई तो याद रखना कि ससुराल में फिर कभी कदम नहीं रख पाएगी। पल्लवी के कदम रुक जाते हैं। वो बेबस होकर वहीं खड़ी रह जाती है और आकाश से कहती है, आकाश देखो तुम्हारी माँ कैसा बर्ताव कर रही है, क्या हम इंसान नहीं है? पल्लवी फालतू की बातें मत करो, अपने कमरे में जाओ और अगर रिश्ता तोड़ना है तभी बाहर जाना। पल्लवी आंखों में आंसू लिए कमरे में चली जाती है। वो रात भर सो नहीं पाती और अगली सुबह वो किचन में आकर देखती है कि कविता और रीना भी उदास मन से काम कर रही होती हैं। तीनों एक दूसरे का चेहरा खामोशी से देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कविता कहती है, अब बस बहुत हुआ, मैं अब इस ससुराल की कैद में और नहीं रहूंगी। दीदी अगर हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते तो हमें छुपकर जाना होगा। पर वो सीसीटीवी कैमरे वो चोरों के लिए नहीं, हमारे लिए ही लगाए गए हैं। क्या इतनी टाइट सिक्योरिटी? अब तो मुझे जाना ही होगा। पल्लवी एक प्लान बनाती है और अपनी दोनों जेठानियों को भी बताती है। फिर अगले दिन तीनों आरती के पास जाकर कहती हैं, मम्मी जी मेरी सहेली की शादी है, क्या मैं अब थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ? हाँ लेकिन अकेले? नहीं मम्मी जी, मैं आकाश को साथ लेकर जा रही हूँ। ठीक है पर जल्दी वापस आ जाना। जिसके बाद पल्लवी और आकाश घर से निकलते हैं। वही रास्ते में पल्लवी अचानक चौंक कर कहती है, अरे मैं अपना पर्स लाना तो भूल ही गई। आकाश प्लीज जाओ और लेकर आओ ना। तुम बिना पल्लवी? अच्छा रुको, मैं ऑटो रुकवाता हूँ और तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। आकाश ऑटो रुकवाता है और पल्लवी को उसमें बिठाकर वापस घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो घर के लिए निकलता है, पल्लवी दूसरे ऑटो में बैठकर अपने मायके की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आकाश पर्स लेकर वापस आता है तो वहां पल्लवी नहीं होती। वो उसे फोन करता है और, पल्लवी तुम कहाँ हो? आकाश मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई हूँ,
मेरी फ्रेंड का बार बार फोन आ रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम घर चले जाओ। पल्लवी की बात सुनकर आकाश घर लौट जाता है। उधर घर पर कविता और रीना भी आरती के पास पहुंचकर, मम्मी जी, हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं। मेरे कान के झुमके टूट गए हैं और रीना की पायल के घुंघरू भी निकल गए हैं। तुम दोनों अकेले जाओगी? आजकल जमाना खराब है और फिर सुनार तुम्हें ठग लेगा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये सुनकर कविता और रीना एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। उनकी योजना पर पानी फिरता नजर आता है, पर वो मना नहीं कर पाती। फिर तीनों एक ऑटो में बैठकर मार्केट की तरफ निकल जाती हैं। वहीं ऑटो में बैठी कविता धीरे से रीना के कान में कहती है, रीना, अब क्या करे? मम्मी जी तो साथ में ही आ गई। अगर ये साथ रही तो हम मायके कैसे जा पाएंगे? कुछ तो करना होगा दीदी, हमें प्यास का बहाना बनाना चाहिए। ऑटो मार्केट के पास पहुंचता है। तभी रीना गला पकड़कर खांसने का नाटक करते हुए कहती है, भैया जरा ऑटो रोकना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, गला सूख रहा है। जैसे ही ऑटो रुकता है, कविता और रीना उतर जाती हैं। आरती भी उतरने की कोशिश करती है, पर कविता उसे रोकते हुए कहती है, मम्मी जी आप बैठिए, भीड़ बहुत है, आप परेशान हो जाएंगी। हम बस उस सामने वाली दुकान से पानी पी कर आते हैं। कविता और रीना भीड़ का फायदा उठाकर गलियों में ओझल हो जाती है। आरती ऑटो के पास बैठी इंतजार करती रहती है। ऐसे ही काफी देर बीत जाने पर वो परेशान हो जाती है। ये दोनों कहाँ रह गई? पानी पीने गई है या कुआं खोदने? जिसके बाद आरती उन्हें फोन लगाती है, पर दोनों के फोन स्विच ऑफ आते हैं। वो ऑटो के पास चक्कर लगाने लगती है। उधर कविता और रीना दूसरे ऑटो में बैठकर अपने अपने मायके की तरफ निकल जाती हैं। शाम ढलने लगती है। आरती घर वापस पहुंच जाती है और हॉल में बैठकर दोनों का इंतजार करने लगती है। तभी कविता और रीना घर आती हैं। तुम दोनों कहाँ गायब थी? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? मैं मार्केट में पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे मम्मी जी, आप घर आ गई, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। ढूंढ रही थी? मैं तो ऑटो के पास ही खड़ी थी। मम्मी जी, हम पानी पी कर आए तो ऑटो वहाँ नहीं था। हमें लगा शायद आप गुस्सा होकर घर वापस आ गई हैं, तो हम भी मार्केट घूमने लगे और फिर घर आ गए। और फोन क्यों बंद था? वो बैटरी खत्म हो गई थी मम्मी जी। बहुएं इस तरह बात को टाल देती हैं और बहुएं आए दिन किसी न किसी बहाने से छुप छुप कर मायके जाने लगती हैं। कभी सहेली की शादी का बहाना बनाती हैं तो कभी शॉपिंग का। बहुओं के व्यवहार में आए इस बदलाव को पूरा परिवार नोटिस करता है। वे अब घर के कामों में भी बहुत खुश रहती हैं। और फिर एक दिन पड़ोस वाली आंटी घर आकर कहती है, अरे आरती बहन, तुम्हारी बहू आजकल बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है, क्या बात है? उन्हें मायके जाने की परमिशन मिल गई है क्या? नहीं बहन, परमिशन तो नहीं मिली है, पर लगता है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हम उन्हें मायके नहीं जाने देंगे। ऐसे ही एक शाम तीनों बहुएं बालकनी में खड़ी होकर नीचे देख रही होती हैं, जहां नीचे गली में एक लड़की अपनी मायके आई हुई अपनी माँ से गले मिल रही थी। पल्लवी उसे देखकर कहती है, दीदी देखो वो कितने खुश नसीब है, अपनी माँ से मिलने के लिए उसे कोई झूठ नहीं बोलना पड़ा। हाँ पल्लवी, अगर हमारे ससुराल वाले भी हमें मायके जाने की इजाजत दे देते तो हमें ऐसे चोरों की तरह छुपकर अपनी माँ से मिलने नहीं जाना पड़ता। सही कहा, हमें अपने ही अपनों से मिलने के लिए गुनहगारों की तरह व्यवहार करना पड़ता है। ये कैसा प्यार है हमारे ससुराल वालों का। वहीं गोमती पीछे खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो गुस्से से कांपते हुए हॉल में आकर सभी को आवाज देकर बुला लेती है। गोमती की आवाज सुनकर पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ मम्मी? आपने पूरा आसमान सिर पर के उठा लिया है। क्या किसी ने कुछ कह दिया है? तुम्हारी ये बहू है, ये हमसे झूठ बोलती है। ये चोरी छिपे अपने मायके जाती है। अभी मैंने इन्हें बालकनी में बातें करते सुना है। क्या बहू, क्या माँ सच बोल रही है? क्या तुम लोग हमसे झूठ बोलकर बाहर जाती हो? हाँ मम्मी जी, माँ सच कह रही है, हम मायके जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने साफ साफ कहा था कि इस घर में शादी के बाद बहुओं का मायके जाना मना है। अगर हमें प्यार से जाने की इजाजत दी होती तो हमें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। बहू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम मायके गई तो इस घर में नहीं रह सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं कोई जानवर हूँ या गुलाम? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई कैदी नहीं। हाँ, अब तक हमने आपकी हर बात मानी है, आपका सम्मान किया है, लेकिन अब नहीं। हम अपनी माँ से क्यों नहीं मिल सकते हैं? देवरानी के भाई बीमार थे, डिप्रेशन में थे, उनकी जान जा सकती थी, फिर भी आपने उन्हें रोका। क्या यही आपका प्यार है? अगर आप लोग कहेंगे कि हम घर छोड़ दें तो हम घर छोड़ देंगे, लेकिन अपने मायके को नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे ससुराल में नहीं रहेंगे जो बहुओं के मायके जाने पर पाबंदी लगाए। आपको हमारे मायके वालों से इतनी नफरत क्यों है? आखिर उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? बहुओं की खड़ी खड़ी बातें सुनकर ससुर, पति और दादा दादी सास एकदम सन्न रह जाते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं।
जिसके बाद में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अगले कुछ दिनों तक घर के मर्द बहुओं से बात नहीं करते और फिर एक दिन घर के आंगन में बहुएं अपनी चाची सास के साथ बैठी थी। तभी पल्लवी कहती है, चाची जी आप तो कुछ बोलिए, घर के सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? मैं क्या बोलूं बेटा, मुझे तो खुद अनुमति नहीं है। चाची कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग हमें जाने नहीं देते। आपको तो पता होगा ना, आखिर पुराना राज क्या है? पल्लवी की बात सुनकर सुमन एकदम खामोश हो जाती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं पता पल्लवी, मुझे अपना काम करने दो। चाची रुकिए, आप डर क्यों रही है? क्या वो राज इतना भयानक है? सुमन वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है और फिर पल्लवी कहती है, दीदी अब हमें पड़ोसियों से बात करनी पड़ेगी, शायद उन्हें कुछ पता हो जो घर वाले हमसे छुपा रहे हैं। हाँ, मोहिनी आंटी यहाँ बहुत सालों से रहती है, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। तीनों बहुएं छुपकर मोहिनी आंटी के घर पहुंचती हैं। वहीं मोहिनी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। अरे बहू, तुम तीनों यहाँ आओ आओ बैठो, चाय पियोगी? नहीं आंटी, हम चाय नहीं पियेंगे, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आंटी, हमारे ससुराल वाले हमें मायके क्यों नहीं जाने देते? क्या उनके साथ पहले कुछ बुरा हुआ था? ये सुनकर मोहिनी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। फिर वो कहती है, बहू ये बहुत पुरानी और कड़वी बात है, मैं सोच रही हूँ कि बताऊँ या ना बताऊँ। आंटी प्लीज बताइए, हमारी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, सुनो, तुम्हारे ससुर रामलाल जी के 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। नरेंद्र की पत्नी का गृह प्रवेश हो रहा होता है। सभी लोग बहुत खुश थे। 2-3 दिन तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन चौथे दिन ही पायल और नरेंद्र का झगड़ा हो जाता है और फिर पायल अपना बैग पैक करके हॉल में आकर अपने सास ससुर से कहती है, मेरी नरेंद्र से नहीं पटने वाली है, इसीलिए मुझे यहाँ रहना भी नहीं है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बहू? पति और पत्नी में तो झगड़ा होता ही है, इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी उठकर मायके चली जाए। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी सही कहते हैं, इस तरह झगड़ा करके मायके जाना अच्छी बात नहीं है। पति और पत्नी का झगड़ा आपस में सुलझ जाए तो वही बेहतर होता है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मैं अपने मायके जा रही हूँ, बस बात खत्म। ऐसा कहकर पायल मायके चली जाती है। कुछ दिनों बाद नरेंद्र उदास रहने लगता है और फिर अपने माता पिता के समझाने पर वो पायल के मायके जाकर उसे मनाकर वापस घर ले आता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पायल फिर से नरेंद्र से झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है। अब तो वो बार बार झगड़ा करके अपने मायके जाने की बात करती है। हमेशा की तरह आज भी पायल झगड़ा करके अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, मुझे इस घर में घुटन होती है, मम्मी मैं वापस आ रही हूँ। ऐसा कहकर फिर से पायल अपने मायके चली जाती है। फिर वो जब कुछ दिन बाद मायके से लौटती है तो घर में कलेश शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति से झगड़ा करते हुए कहती है, देखो तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, नहीं तो मैं अभी मायके चली जाऊंगी। पायल, ये तुम बार बार मुझे मायके जाने की धमकी क्यों देती रहती हो? आखिर पति हूँ मैं तुम्हारा, मेरा सम्मान करना तुम्हारा फर्ज बनता है। ये क्या पति पति लगा रखा है? तुम मेरे पति हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। और हाँ, मेरे पास सोने की कोई जरूरत नहीं, अपना बिस्तर उठाओ और बाहर जाकर सो जाओ। बेचारा नरेंद्र अपना बिस्तर उठाता है और सोफे पर जाकर सो जाता है। उसके माता पिता को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चुप रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन किचन में गोमती से उसका झगड़ा हो जाता है। फिर वो हॉल में आती है तो रामलाल उसे कहता है, बहू जरा एक गिलास पानी देना। अपनी पत्नी से कहो, वो आपकी पत्नी है, मैं नहीं। मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। तभी उसका पति नरेंद्र वहां पर आ जाता है और ये सब देखकर अपनी पत्नी को डांट देता है। जिसके बाद पायल अपनी माँ से फोन करके कहती है, हाँ माँ, मैं कल ही आती हूँ, यहाँ मेरा दम घुटता है। ऐसा कहकर वो दूसरे दिन ही अपने मायके चली जाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि उसका मायके में किसी और के साथ अफेयर था। वो अपने पति को तलाक का नोटिस भेज देती है और फिर एक दिन घर पर पोस्टमैन नोटिस देकर जाता है। रामलाल वो नोटिस खोलकर पढ़ता है और कहता है, ये क्या है? तलाक के पेपर? बहू ने ये क्या कर दिया? होगा क्या, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी। पिताजी, पायल ने मुझे तलाक का नोटिस क्यों भेजा? मुझे समझ नहीं आता। पता नहीं मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो उसे कोई और पसंद आ गया और उसने बार बार अपने मायके जाकर मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। भला इसमें मेरी क्या गलती थी? नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। ये तो पायल की बदनसीबी है कि तेरे जैसे पति की भी उसने कदर नहीं की। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार कोर्ट में आमने सामने होते हैं। पायल अपने ससुराल वालों पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कहती है, जज साहब, ये लोग मुझे मारते पीटते हैं, मेरी सारी ज्वेलरी छीन ली और मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे मेरे पति और ससुराल वालों का जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मुझे सिर्फ तलाक चाहिए।
नरेंद्र, तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज हमारे समाज से लोगों का शादी पर से विश्वास उठता जा रहा है। तुम्हें अपनी पत्नी पर इस तरह जुल्म करते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहकर जज तलाक अप्रूव कर देता है। नरेंद्र अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। नरेंद्र ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और घर आकर, माँ, पिताजी, पायल ने दुनिया के सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर दिया है। मुझे सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा कहकर नरेंद्र अपने कमरे में चला जाता है और पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लेता है। वहीं पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मोहिनी की बात सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मोहिनी कहती है, बस उसी दिन से तुम्हारे दादा ससुर और ससुर ने कसम खा ली कि इस घर की कोई भी बहू मायके नहीं जाएगी। उन्हें लगता है कि मायके जाने से बहुएं बिगड़ जाती है। इतना बड़ा दर्द, हमारे सास ससुर इतना बड़ा जख्म अपने दिल में दबा कर बैठे थे और हम उन्हें गलत समझ रहे थे। हमें उनके पास जाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि हर बहू एक जैसी नहीं होती। तीनों बहुएं रोती हुई अपने घर वापस आती हैं, जहां हॉल में पूरा परिवार उदास बैठा होता है। पल्लवी दौड़कर आरती के गले लग जाती है और कहती है, मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हमारे आने से पहले इस घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। तुम्हें सब पता चल गया? हाँ मम्मी जी, हमें पता चल गया कि आपने अपना एक बेटा खोया है, इसलिए आप हमें मायके जाने से मना करते थे। पर मम्मी जी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर बहू वैसी नहीं होती। माँ जी, ससुराल से रिश्ता जुड़ने के बाद मायके से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता ना। हम वहाँ इसलिए नहीं जाते कि आपकी बुराई करें। बहू, तुम्हें जो करना है करो, हमें अब कोई सफाई नहीं चाहिए। रामलाल वहां से उठकर चले जाते हैं। बहुएं समझ जाती हैं कि घाव बहुत गहरा है। वो हार नहीं मानती। 1-2 महीने और बीत जाते हैं। बहुएं अब अपनी बगावत तेज कर देती हैं। बस बहुत हो गया। तुम लोग अपनी मनमर्जी कर रही हो। हम कुछ बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मायके में ही पड़ी रहोगी। दादाजी, एक बात बताइए, हम मायके जाते हैं, वहाँ से आने के बाद क्या आपको हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव दिखता है? बदलाव कैसा? क्या हम घर आकर कलेश करते हैं? क्या हम आपका अनादर करती है? नहीं, वो तो तुम नहीं करती। तो फिर अपनी तरह हमें भी मानिए ना, हम भी इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो आज के बाद हम मायके से रिश्ता तोड़ देंगे। ना मायके जाएंगे, ना किसी से बात करेंगे। बहुएं विरोध स्वरूप अपने कमरों में चली जाती हैं। अब वे घर का काम तो करती हैं, पर किसी से बात नहीं करती। उनके मायके से फोन आते हैं, पर वो उठाती नहीं। ये देखकर आरती कहती है, बहू, तुम्हारे मायके से फोन आ रहा है, बात क्यों नहीं कर रही? मम्मी जी, मैंने मायके से नाता तोड़ दिया है। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है और वो मुझे जानना भी नहीं। पर ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ परेशान होंगी। आप लोग यही चाहते थे ना, तो यही सही। अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुओं की बात से आरती को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो देखती है कि बहुएं अंदर ही अंदर घुट रही होती हैं। वहीं शाम को पल्लवी की माँ का फोन आरती को आता है और वो कहती है, समधन जी, मेरी बेटी 3 दिन से बात नहीं कर रही है। क्या कोई बात हो गई? क्या वो ठीक है? नहीं समधन जी, सब ठीक नहीं था, पर अब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर आरती फोन रख देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो समझ जाती है कि डर की वजह से वो अपनी बहू की खुशियों का गला घोंट रही है और वो सीधे रामलाल के पास जाती है और कहती है, सुनिए, क्या हम वाकई सही कर रहे हैं? आज पल्लवी की माँ का फोन आया था, वो बेचारी रो रही थी। आरती, तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गई। तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था? हमारे बेटे की जान चली गई थी। मुझे सब याद है, पर उस हादसे की सजा हम इन मासूम बहुओं को क्यों दे रहे हैं? क्या पल्लवी या कविता ने कभी उस जैसी हरकत की? डर लगता है आरती। मायके की हवा लगते ही इंसान बदल जाता है। नहीं, हवा नहीं बदलती, नियत बदलती है। हमारी बहुओं की नियत साफ है। देखिए ना, उन्होंने विरोध में अपने माँ बाप से बात करना ही बंद कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि वे अपनी जड़ों से कट जाए? रामलाल चुप हो जाते हैं। काफी देर सोचने के बाद रामलाल हॉल में आते हैं, जहां सभी लोग बैठे थे। वहीं रामलाल अपनी बहू से कहते हैं, आरती सही कह रही थी। एक इंसान की गलती की सजा सबको नहीं दी जा सकती। अब वक्त आ गया है कि हमारी पुरानी कड़वाहट को भुला दे। अब से इस घर में कोई पाबंदी नहीं है। कल सुबह ही आकाश तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर जाएगा और कविता, रीना, तुम दोनों भी जब चाहो अपने घर जा सकती हो। ये सुनते ही तीनों बहुओं की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पल्लवी दौड़कर रामलाल के पैर छूती है। क्या सच में पापा जी, आप हमें मायके जाने देंगे? हाँ बहू, और सिर्फ जाओगी ही नहीं, तुम लोग अपने माँ बाप को यहाँ भी बुला सकती हो। अब से ये सीसीटीवी कैमरे सिर्फ सुरक्षा के लिए होंगे,
तुम पर नजर रखने के लिए नहीं। पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। सभी बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और अपने सास ससुर को धन्यवाद कहते हुए उनका आशीर्वाद लेती हैं और फिर अब वो खुशी खुशी मायके आने जाने लगती हैं।